हाँ जी बच्चा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चों एंड वेलकम। तो आज मैं नहीं करूँगा आपका, क्योंकि कल आप टेस्ट में बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, ठीक है, और किसी बच्चे ने दिल से प्रिपेयर नहीं किया था टेस्ट को, तो आज के लिए वेलकम वर्ड ऐड नहीं करना मैंने, ठीक है। तो मैं आप लोगों से खासा नाराज हूँ कि आप लोगों ने जो मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए थी आपकी क्लास की, वो परफॉर्मेंस मुझे नहीं दी, है ना। जो एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, वो एक्सपेक्टेशंस आपने बिल्कुल भी पूरी नहीं करी, ठीक है। तो लेकिन मैं आज जो टॉपिक कराने वाला हूँ, वो टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, उस पर हम बात करेंगे, उस पर हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो देखो बच्चा, आप लोग जितने भी यहाँ पे मेरे से जुड़े हुए हैं, प्लीज एक बात आप ध्यान रखिए कि जितने न्यूमेरिकल आपको करवाए जाते हैं यहाँ पे, प्लीज आप उससे 2, 4, 5 में ऐड कीजिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट मत कीजिए, उसमें से ऐड कीजिए, उसमें 2, 4, 5 न्यूमेरिकल्स कम से कम, ठीक है। ताकि हर दिन जब आप जाके घर पे कुछ पढ़े फिजिक्स में से, तो उसमें से 2, 4 न्यूमेरिकल आपके ऐड होते जाए, और वही न्यूमेरिकल आपके लेवल को ऊपर उठाएंगे। देखो, न्यूमेरिकल बिना सॉल्व करे हमें कॉन्सेप्ट के बारे में एक्चुअल बात नहीं पता चलती। तो बच्चों, जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, आप उतने ही एक्सपर्ट बनोगे अपने सब्जेक्ट में, अपने टॉपिक में, ठीक है। तो देखिए, आज मेरे पास फर्स्ट आर्टिकल है कॉमन पोटेंशियल के लिए, कि कॉमन पोटेंशियल क्या चीज होती है, और लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चा, और इस आर्टिकल में से एक न्यूमेरिकल जरूर बनता है। तो मैं न्यूमेरिकल के लिए स्पेशली आर्टिकल आपके लिए कर रहा हूं। देखो देखो जी, जब मैं कैपेसिटर्स की बात करता हूं ना, जब मैं कैपेसिटर्स की बात करता हूं, तो मैं कहता हूं कि जी मेरे पास एक रामबाण फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले का नाम है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, जिसमें C रहता है जी कैपेसिटेंस, Q रहता है मेरा नेट चार्ज, और V रहता है मेरा पोटेंशियल, ठीक है ना जी। C को मैं कैपेसिटेंस भी बोलता हूँ, कई जगह मैंने वर्ड यूज करा है कैपेसिटी, कैपेसिटी वर्ड भी यूज करा है, और मैंने आपको कहा है कि C इज इक्वल टू बेसिकली Q बाय V, C इज इक्वल टू Q बाय V, यही बात बोली है ना। तो मैंने आपको कहा कि ये वर्ड आप हमेशा याद रखें, सही बात है, बिल्कुल। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे चार्ज की बात करूं, तो Q1 चार्ज की वैल्यू कितनी होगी जी, C1 V1 के इक्वल होगी ऑफ कोर्स, और यहां से Q2 की वैल्यू कितनी होगी जी, आपके पास C2 V2 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये कैपेसिटर नंबर 1 है मेरा, और ये कैपेसिटर नंबर सेकंड कैपेसिटर है मेरा ये, ठीक है ना। इनके पास अलग अलग चार्ज हैं, इनकी पोटेंशियल भी अलग अलग है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इनका टोटल चार्ज देख लेते हैं, Q1 दैट इज इक्वल टू C1 V1, और Q2 है हमारे पास C2 और V2। अब मैं क्या करता हूँ, एक कंडक्टिंग रोड लेता हूँ, और उस कंडक्टिंग रोड से दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ, कैपेसिटर C1 और C2 को। जैसे ही मैंने दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया, चार्जेस का फ्लो स्टार्ट होता है। आप सभी को पता है चार्जेस का फ्लो होगा कहां से कहां तक, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। फ्लो कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तब तक फ्लो चलेगा। मेरी बात आप समझ गए, कि जब तक पोटेंशियल दोनों का बराबर नहीं हो जाता, तब तक फ्लो चलेगा। उनका बराबर जो पोटेंशियल है, उसको मैं कहता हूं क्या, कॉमन पोटेंशियल। उसका नाम क्या लिखा मैंने, कॉमन पोटेंशियल। उसका नाम लिखा मैंने कॉमन पोटेंशियल, जो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तब मैं वर्ड यूज करता हूँ कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल को मैं लिख देता हूँ V के बराबर, ठीक है। यानी कि अब आपका शेयरिंग के बाद चार्ज कितना बना, Q1 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस C1 इंटू V, और Q2 इज इक्वल टू क्या बना बेटा, C2 इंटू V। आपको पता है कि चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो बिफोर शेयरिंग, शेयरिंग करने से पहले चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2, शेयरिंग के बाद कितना है, Q1 प्लस Q2, यानी कि चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या रहती है बच्चा, कांस्टेंट रहती है। लेकिन आप देखिए, दोनों में कहानियां कुछ अलग अलग हैं। कहानियां कैसे हैं अलग अलग, देखिए आप चार्ज जब Q1 प्लस Q2 की बात करते हैं, तो Q1 की वैल्यू कितनी आती है जी, C1 V1, Q2 की वैल्यू कितनी आती है जी, C2 V2। लेकिन यहाँ पे दूसरे केस में, ये जो केस है मेरा, जहां कॉमन पोटेंशियल की बात आती है,
वो शेयरिंग करने के बाद की बात है, मतलब आफ्टर शेयरिंग ये बात है जो मैं बात आपके सामने लिख रहा हूं, आफ्टर शेयरिंग है ये, शेयरिंग करने के बाद। शेयरिंग करने के बाद पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाता है, तो Q1 कितना हुआ C1 इंटू वी, और Q2 कितना हुआ C2 इंटू वी। तो Q1 प्लस Q2 आपके पास क्या रहेगा, C1 प्लस C2 इंटू क्या V, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल तो अब कॉमन है जी, ठीक है ना, पोटेंशियल अब क्या हो चुका है, कॉमन हो चुका है, तो हमने क्या लिखा उसको C1 प्लस C2 इंटू V के इक्वल लिखा। यानी कि यहां सिचुएशन 1, ये सिचुएशन है मेरी सेकंड, फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन में दोनों में चार्जेस कंजर्व्ड हैं, यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2 दैट शुड बी इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V के बराबर होना चाहिए, V के बराबर होना चाहिए। और मैंने V को क्या लिखा बच्चा, V को मैंने लिखा कॉमन पोटेंशियल। V को क्या लिखा बेटा, कॉमन पोटेंशियल, यानी कि कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, C1 V1 प्लस C2 V2 और डिवाइड बाय क्या बेटा, डिवाइड बाय C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 प्लस C2 V2, दिस इज टोटल चार्ज, डिवाइड बाय C1 प्लस C2 क्या है, कैपेसिटी, यानी कि टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटी किसके बराबर होगा, कॉमन पोटेंशियल के बराबर होगा। यानी कि आप मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया कॉमन पोटेंशियल के लिए, दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, दिस इज फॉर common potential, this is for common potential. Now I have to calculate the value of loss of energy on sharing of charges. sharing से charges, चार्ज जो शेयर होते हैं, क्या उनसे एनर्जी लॉस होता है, if yes then how much energy is lost, ठीक है, कितना एनर्जी का लॉस होगा, वो लॉस मुझे कैलकुलेट करना है और उस पर वर्क मुझे करना है। यानी कि अब मेरे पास एक कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने कहा कि टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2, और Q1 की वैल्यू है जी C1 V1, Q2 की वैल्यू है जी C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। मेरे पास एक कॉमन पोटेंशियल के लिए कॉन्सेप्ट बन चुका है, ठीक है ना जी। अब मुझे लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस। इसके लिए मुझे काम करना है कि एनर्जी लॉस कितना होता है और उस पे हम किस तरह से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। देखो बच्चा, मेरा जो टारगेट रहता है ना, वो ज्यादातर हर कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल बनाने का रहता ही रहता है, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट नहीं होते तब तक आपको उसके बेसिक फंडा पता नहीं चलते, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पे बिल्कुल बढ़िया सा होल्ड बनाना आप लोगों ने, ठीक है। यानी कि जितने न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, प्लीज आप घर जाके उन पे 20-20, 25-25 न्यूमेरिकल जरूर बनाएं। अगर आप इतने न्यूमेरिकल नहीं बनाते तो आप अपना लॉस कर रहे हैं बच्चा। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ कि अगर आप 20 to 25 न्यूमेरिकल नहीं बनाते, ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि पर डे आप 10 न्यूमेरिकल जरूर बनाएं, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपके पास कैपेसिटर है C1 और ये कैपेसिटर है C2, इसके पास चार्ज है Q1, इसके पास चार्ज है Q2। इनिशियली इसका पोटेंशियल है बेटा V1 और इसका पोटेंशियल है बच्चा V2। यानी कि यहाँ पे जो Q1 है उसकी वैल्यू है जी C1 V1 और Q2 जो है उसकी वैल्यू है जी C2 और आगे V2, C2 V2। तो इस कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी इसके पास है जी हाफ C1 V1 का स्क्वायर, और इसकी एनर्जी कितनी है बच्चा, हाफ C2 V2 का स्क्वायर, मतलब दोनों की एनर्जी अलग अलग है। अब तक चार्जेस शेयर नहीं हुए C1 और C2। तो यानी कि अगर मैं यहां से कॉन्सेप्ट आपसे पूछूं कि टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे मुझे। मैंने आपसे पूछा कि टोटल एनर्जी आप मेरे को बता दो जब तक शेयर नहीं हुए चार्ज, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, शेयर नहीं हुए हैं जी चार्ज, शेयरिंग से पहले टोटल एनर्जी कितनी होगी, से दैट इज U1। वो कितनी होगी, कैपेसिटर C1 की है हाफ C1 V1 स्क्वायर, कैपेसिटर C2 की है हाफ
C2 V2 का स्क्वायर, तो दोनों का सम मैंने ले लिया. This is total energy before sharing. This is equation number 1. Say this is equation number 1. Now I am going to connect these two capacitor with some conducting rod. Say this is the conducting rod. जिससे मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया. अब कंडक्टिंग रोड से जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो गया. अब चार्जेस का फ्लो कब तक स्टार्ट रहा? जब तक कि इसका पोटेंशियल भी V हो गया ना हो जाए और इसका पोटेंशियल भी V ना हो जाए. मतलब दोनों का अगर पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो चार्जेस का फ्लो चलता रहेगा. अब इनके पास एनर्जी कितनी बनी भाई? यहाँ पे एनर्जी कितनी बनी? हाफ C1 शेयर करने के बाद V स्क्वायर, इसके पास हाफ C2 V स्क्वायर. ऑफ कोर्स कि पोटेंशियल दोनों का क्या बन गया बेटा? सेम बन गया पोटेंशियल. पोटेंशियल जैसे ही सेम बना तो दोनों की जो एनर्जी है वो क्या क्या बन गई? दोनों की एनर्जी बन गई हाफ C1 V स्क्वायर, दूसरे की बन गई हाफ C2 V स्क्वायर. यानी कि टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग कितनी बनी? Total energy after sharing, say that is equal to U2, and that is equal to half C1 V square plus half C2 V square. Say this is equation number 2. अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी एनर्जी का लॉस हुआ है. एनर्जी का लॉस हुआ है तो U1 must be greater than U2. भाई एनर्जी अगर लॉस हुई है तो U1 तो U2 से बड़ा होना चाहिए ना. फिर U1 अगर U2 से बड़ा है तो आपके पास U1 माइनस U2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए. तो सबसे पहले U1 माइनस U2 को कैलकुलेट कर लो. अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो ठीक है, फिर हम बात कह देंगे कि हाँ जी लॉस हुआ था एनर्जी का, है ना. अगर नहीं आई तो फिर हम कह देंगे जी आप झूठ बोल रहे थे. तो U1 की वैल्यू कितनी है बेटा? U1 की वैल्यू है हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का क्या स्क्वायर, और माइनस कितना आएगा? U2 की वैल्यू कितनी है बेटा? हाफ, दोनों में V स्क्वायर तो कॉमन है, तो C1 प्लस C2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? V स्क्वायर तो कॉमन है, तो V को हमने क्या लिखा था? कॉमन पोटेंशियल. और कॉमन पोटेंशियल की थोड़ी देर पहले मैंने वैल्यू बताई थी कि Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2. चार्ज कितना है? चार्ज होता है जी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय क्या बेटा? C1 प्लस C2. C1 प्लस C2 ये वैल्यू बनेगी. ठीक है. अब देखो भाई बच्चे, अब ये वैल्यू उठा के कहां पे रखनी है हमें? यहां पे रखनी है V की जगह पे. अब जैसे ही वैल्यू रखेंगे देखिए क्या चेंजेस आएंगे. यहां से U1 माइनस U2 को से दिस इज द चेंज इन एनर्जी डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ को मैं बाद में लगा लूंगा भाई, हाफ को मैं बाहर रख लेता हूँ. ठीक है. और ये मेरा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर और माइनस C1 प्लस C2 और इंटू V का स्क्वायर मीन्स C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर और डिवाइड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर. तो भाई एक से एक कैंसिल हो गया जी. एलसीएम ले लो जी इसका. एलसीएम आएगा आपके पास C1 प्लस C2 यानी कि हाफ. ठीक है ना जी. और यहाँ पे आपके पास आ गया जी C1 प्लस C2. अब पहले आप C1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर और प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर और प्लस अब C2 से मल्टीप्लाई कीजिए इस पूरी टर्म को. C2 से तो C1 C2 V1 का स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर. अब माइनस कर दीजिए किसमें से? अब माइनस करना आपको किसमें से? ये माइनस करना है, इसका स्क्वायर माइनस करना पूरे का. तो स्क्वायर ओपन कीजिए तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर और माइनस 2 C1 C2 V1 V2. क्लियर है जी. अब देखिए बेटा जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए. इससे ये गया, इससे ये गया. अब कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है जी हाफ C1 C2 डिवाइड बाय क्या है जी? C1 प्लस C2.
अंदर बचेगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर और माइनस 2v1 v2, ये बच गया जी आपका कॉमन। देखो जी कैपेसिटेंस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और पोटेंशियल वाला स्क्वायर में आ रहा है, तो यानी कि 1/2 C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 और मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यानी कि डेल्टा यू की वैल्यू कहीं ना कहीं पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। दिस इज एनर्जी लॉस और वी कैन से एनर्जी शेयर्ड भी बोल सकते हैं आप। कितनी एनर्जी शेयर हुई किसके कारण, किसके कारण, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस, चार्जेस के शेयर होने के कारण कितनी एनर्जी शेयर हुई वो भी हमारे पास आ चुकी है। अब न्यूमेरिकल कैसे बनेगा भाई, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा इसमें, मान लीजिए देखो इस चीज को ना बड़े ध्यान से आपने सोच के देखना, मैंने इस पे बैठे बैठे न्यूमेरिकल बना देना है। कैसे न्यूमेरिकल बनाना है हमने देखिए, मान लीजिए कि आपको दो कैपेसिटर दे रखे हैं, मान लो एक कैपेसिटर दे रखा है 12 माइक्रोफैराड का और दूसरा जो कैपेसिटर दे रखा है वो आपको दे रखा है 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। इसको हमने चार्ज किया विद द हेल्प ऑफ सम बैटरी से, पोटेंशियल उसके लिए V1 जो था वो 300 वोल्ट के लिए चार्ज किया और दूसरा है अनचार्ज, दूसरा है अनचार्ज। अब इनको एक कंडक्टिंग रोड से जोड़ा गया, कंडक्टिंग रोड से जोड़ा गया और अब आपसे पूछा गया कि हाउ मच एनर्जी इज हियर, हाउ मच एनर्जी इज शेयर्ड, कितनी एनर्जी उसने शेयर करी, या इस C2 के पास कितनी एनर्जी आ गई है ना, या कितनी एनर्जी शेयर करी, शेयर जितनी करी वो एनर्जी उसके पास ही आई है। हाँ ठीक है, तो अब देखो यहाँ इसका V2 क्या है बेटा, V2 इसका 0 है, ऑफ कोर्स 0 है। तो अब आप देखिए कि कितनी एनर्जी शेयर हुई है, डेल्टा U, तो हाफ C1 C2, C1 की वैल्यू है जी 12 माइक्रो 10 की पावर माइनस 6, C2 की वैल्यू है जी 10 माइक्रो, तो 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, यानी कि 12 प्लस 10 22 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6, V1 माइनस V2 यानी कि 300 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस इज एनर्जी शेयर्ड। यानी कि आप यहां से हाफ 10 की पावर माइनस 6 से माइनस 6 गया तो ये आ गया जी 120 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 इंटू 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 है ना, और डिवाइड बाय 22, तो ये हो गया जी आपके पास 60। ठीक है, अब यहां से कैंसिल हो रहा है नहीं, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9 22 है ना ये, तो 3 7 जा यहाँ पे 7 7 से जाएगा वो 3 3 जा 9। अब यहाँ पे आ गया आपके पास 12 3 4 जा 12 12 6 जा 72 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना बन गया -5 डिवाइड बाई, तो ये आ गया आपके पास 10 इंटू 10 की पावर -5, ये नियरली इक्वल टू आ गया बेटा 10 की पावर -4 जूल। इतनी एनर्जी 10 की पावर -4 जूल एनर्जी जो है वो क्या हुई है बच्चा, शेयर हुई है। ठीक है ना, ये इतनी एनर्जी क्या हुई है बच्चा, शेयर हुई है। ठीक है ना, तो आपने क्या आंसर किया कि 10 की पावर -4 जूल यहाँ पे एनर्जी कितनी क्या हुई होगी, शेयर हुई होगी। ठीक है ना, हाँ जी। अब जितने बच्चे बैठे हैं एक बार अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, तब तक सारे बच्चे नोट कर लें इस चीज को जो मैंने आपको लिखाई है। हाँ जी, सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें बेटा, सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें प्लीज, सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें बेटा, सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें बच्चा। सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें। हाँ जी, यहाँ पे जो नोट कर रहे हैं वो फटाफट से नोट कर ले भाई साथ साथ। अब मेरी बात सुनो जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हो,
यहाँ पे दविंदर है, निशांत परमार है, सुखलीन है, महक है, भारती है, भवजोत है, प्रिंस, वंशिका, सिमरनप्रीत, प्रियंका, अमरवीर, पलविंदर। एक बात मेरी बहुत ही ध्यान से सुनो बच्चा, सभी बच्चे, जैसे कि कल मेरे टेस्ट में प्रेजेंट थे, अमरवीर थी, अंशु था, पठानिया, भारती, भवजोत, दविंदर, कुलदीप, महक, प्रियंका थी, सिमरनप्रीत कौर और सुखलीन को टेस्ट में आए थे बट निकल गए, है ना। गुरलीन कौर टेस्ट में आई बट निकल गई, वंशिका थी, मेघा आई थी बट निकल गई, और मनवीर कौर आए थे बट निकल गए थे। ये आप लोगों का कैजुअल एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को या तो चेंज कर लो या फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी आप लोगों के लिए। आपको पता है कि 11th आप लोगों की सभी की वेस्ट गई हुई है। 11th आपको पता है ना इस बात का कि 11th हमारी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं हुई। तो ऐसा ना हो कि आपकी 12th भी खराब हो जाए। फाइनली देखो, अब हमें नहीं पता इस साल लॉकडाउन कब तक चलेगा, हमें नहीं पता। तो या मैं आपको, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, पता है आपको, एक्सेप्ट अगर कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया, और हम देख रहे हैं ना कि बढ़ ही रहा है, ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आप क्या करोगे? ऑनलाइन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं है ना, तो इसको एक्सेप्ट कर लो ना अच्छे से। जब आपको टेस्ट देना था, आपको अपने आप को टेस्ट करना था, तो आप लोगों ने प्रेजेंट रहना और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। आप लोग कुछ तो डर के भाग गए, टेस्ट में आए ही नहीं कुछ तो, और कुछ 2 3 4 5 बच्चे तो आज भी नहीं आए कि हो सकता है टेस्ट आज ले लें सर फिर। ये बहुत गलत चीज है, पता है आपको, और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी है। समझो आप इस बात को, और जितने भी टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाते हैं प्लीज उनमें रेगुलर रहने की कोशिश कर लो। और जितने भी न्यूमेरिकल मैं हर रोज करवाता हूँ ना, प्लीज उनपे 2 4 5 न्यूमेरिकल अपनी तरफ से भी करके देखो। जितनी भी असाइनमेंट्स आपके पास आती हैं उनको सिंसियरली कंप्लीट करके देखो। कट कॉपी एंड पेस्ट मत करो। मुझे भी पता है, मैं सारी की सारी असाइनमेंट मैं क्लियर बताता हूँ आपको, इनिशियल जो आपकी असाइनमेंट है सारी प्रदीप की बुक से बनी हुई है, तो आप बहुत इजीली कॉपी कर सकते हो। बट कॉपी नहीं करना, आपने कोशिश करके देखनी है कि क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ, वही चीजें तो आपको कॉन्फिडेंस देंगी। अब आप डर के भागते हो टेस्ट से, तो कब तक भागोगे आप बताओ मेरे को? 12th के एग्जाम नहीं लेगा क्या सीबीएसई? 12th के एग्जाम नहीं लेगा इस बार, तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस डाला है सीबीएसई ने, क्योंकि सीबीएसई को पता है कि आदत हो चुकी होगी ऑनलाइन पढ़ने की। उन्हें थोड़ी ना पता है कि आप भी भागना है डर डर के, हैं? मुझे एक बात बताओ कि अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो लॉस किसका होगा? आप बताओ मनवीर, किसका लॉस होगा बच्चे? अगर आपने टेस्ट कल दिया था, आपने टेस्ट, मैं देखता हूँ, नहीं आपने नहीं दिया, आप आए थे और बाद में डर के भाग गए थे, है ना? तो आप बताओ वो लॉस किसका हुआ? सर लेकिन मैंने किया है, लेकिन मैंने थोड़े किया से है, क्वेश्चन हुए। तो फिर आपने भेजा क्यों नहीं? सर मैंने भेजा है, लेकिन ऐसे डरना नहीं है टेस्ट वेस्ट से। टेस्ट दो, टेस्ट दोगे तो तभी तो पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। हाँ जी निशांत रेगुलर क्लासेस अटेंड करता है, मुझे पढ़ने में बहुत ही अच्छा भी दिखता है, बट तूने टेस्ट क्यों नहीं दिया कल? सर मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, सॉरी। प्रिपेयर नहीं किया ये कोई बात थोड़ी ना होती है भाई। अगर आप मेहनत कर रहे हो इस सब्जेक्ट पे और आपका अगर टाइम लग रहा है, तो आप प्रिपेयर क्यों नहीं करोगे यार? जब आपको परफॉर्म करना होता है, जब आपको अपने आप को प्रूव करना होता है, तब आप पीछे भाग जाते हो। ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। यानी कि पूरी साल हमने मेहनत करी है, लास्ट में फाइनल एग्जाम आएंगे सीबीएसई के, क्या हम तब क्विट कर सकते हैं? तुम बताओ, क्विट कर सकते हैं? भाई मत करो ऐसे काम, मत करो ऐसे काम। स्टार्टिंग में अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मत गिराओ। यहां यहां अगर आप नीचे गिर गए ना, तो फिर उठ नहीं पाओगे आप, चाहे कुछ भी कर लेना। ऐसे ऐसे ऐसी हरकतें ना करो। आपने मनप्रीत कौर, आपने क्यों नहीं दिया बेटा टेस्ट? बोलो, डर लग रहा था टेस्ट से? अब कैसे, कब तक डरते रहोगे इन टेस्टों से, हैं?
बेटा जितने बच्चे बैठे हो ना मेरे पास, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो कि ये इनिशियल स्टेज है आपकी 12th की, और इनिशियली आपको पता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अपने फर्स्ट जो होता है ना उसको तो बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करना चाहिए आपको, दिन रात एक कर दो। चाहे किसी बच्चे को अगर 2-4 क्वेश्चन कम आते तो क्या बात हो गई, कोई बात नहीं, टेस्ट जरूर देंगे जी हम, हमें पता चलता है ना इससे कि हमारा कहाँ कमांड है और कहाँ हम पीछे हट रहे हैं। बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना। क्या हो जाएगा अगर मान लो आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ गए हैं, जिन बच्चों के अब यहाँ जो टेस्ट देके बैठे हैं उनके कम आ गए हैं, तो हमने कौन सा उनके खिलाफ FIR कर दी थाने में जाके, ताकि अरेस्ट कर लो इन सभी को, है ना? ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना। तो बच्चा मत डरा करो टेस्ट से, शौक से दिया करो, कहा करो कि हाँ जी सर हम देंगे टेस्ट, कोई बात नहीं, हमें 2 क्वेश्चन कम आ जाएंगे, क्या बात हो गई। बट डरना नहीं है किसी को, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। हमारी क्लास देखो कितनी अच्छी जा रही है, न्यूमेरिकल्स वगैरह आप ट्राई कर रहे हो जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। बाकी मैं हर एक की कॉपी की वो मंगवाऊंगा PDF, मैं चेक कर लूंगा आप लोगों की कॉपी, ठीक है। तो बच्चा प्लीज दिल से प्रिपेयर करो, हम इतना दिल से पढ़ रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। कल मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरे पास इतने बच्चे बैठे थे, केवल 9 स्टूडेंट्स बैठे थे मेरे पास, 10 स्टूडेंट्स बैठे थे, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं था। तो ये मेरे लिए आई थिंक बहुत गलत बात थी कि जब मैं मेरे बच्चों को इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ और मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, फिर भी टेस्ट से डर के भाग रहे हैं। डरना नहीं है बच्चा आप लोगों ने, ठीक है, लड़ाई लड़नी है हमने सभी ने इकट्ठे होके। जो आपके डाउट्स आते हैं प्लीज शेयर किया करो मेरे साथ, ठीक है। और अपने आप को इतना कमजोर मत समझो कि आप एक टेस्ट से भी ना लड़ पाओ, ठीक है। इतने भी कमजोर नहीं हो आप, समझ रहे हो? तो आगे जो नेक्स्ट टेस्ट कब लेना है बताओ, आप लोग बताओ सभी। नेक्स्ट टेस्ट कब दोगे? परसों करें टेस्ट? एक टॉपिक दूंगा, एक टॉपिक, गॉस लॉ। गॉस लॉ भी पता है आप सभी को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, एक टॉपिक है, केवल एक टॉपिक, उसी के सारे न्यूमेरिकल्स ढूंढने आपने। गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस टेस्ट लूंगा परसों। अब फिर मैं देखूंगा कितने बच्चे फिर से डर गए मेरे, है ना? चेक करते हैं परसों, ठीक है। तो परसों हमारा टेस्ट रहेगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को फिर से। चलो जी, देखो बच्चा पार्टी, हमने कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस की बात करी है, ठीक है ना। तो इसमें हमने कहा कि जब क्या होता है, चार्ज शेयर होते हैं तब एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, या एनर्जी लॉस होता है, उसकी वैल्यू हमने निकाली है हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, दैट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है बच्चा डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पे हमें क्या क्या बातें करनी है, कैसे कैसे बातें करनी है, चलो ये सारी की सारी बातें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बच्चा पार्टी, डाइलेक्ट्रिक चीज क्या होती है? वैसे तो जब मैं डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करता हूं तो मैं कहता हूं कि ये प्योर इंसुलेटर होते हैं, बट अंडर कंडीशन कंडक्टर बन जाते हैं, मतलब अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देते हैं। मतलब ये एक स्पेशल कैटेगरी हो सकती है, मैं कह सकता हूँ कि एक स्पेशल कैटेगरी है। अब स्पेशल कैटेगरी कैसी है? जो ना कंडक्टर है, ना इंसुलेटर है, ना सेमीकंडक्टर है, तो कैसे हैं? जो इलेक्ट्रिक करंट को तो अपने में से फ्लो नहीं करने देते, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होने देते अपने में से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लेते हैं, इंड्यूस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लेते हैं, इंड्यूस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या कंडक्टर जितना इंड्यूस करता है उतने ही इंड्यूस होते हैं सर यहाँ पे चार्जेस? नहीं जी, उतने चार्जेस नहीं इंड्यूस होते, क्योंकि हमने कहा है कि इनका बिहेवियर कुछ कुछ इंसुलेटर की तरह भी होता है, यानी कि इनके पास एक्सेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनके पास एक्सेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब मैं देखिए इस बात को थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। मैंने कहा जी
मैं बात कर रहा हूं डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर की मैं बात करने वाला हूं। डाइलेक्ट्रिक हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं इन ए कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या होता है जी? डाइलेक्ट्रिक। देखिए जी मैंने क्या लिखा है डाइलेक्ट्रिक के बारे में। मैंने लिखा है जी कि डाइलेक्ट्रिक वो हैं जो करंट को अपने में से पास होने के लिए अलाउ नहीं करते, करंट को पास नहीं होने देते, बट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं। पता है ऐसी एक स्पेशल कैटेगरी है जो यानी कि डू नॉट अलाउ करंट, ये करंट को अपने में से पास नहीं होने देते, डू नॉट अलाउ करंट, ठीक है, अलाउ नहीं करते करंट को, बट अलाउ टू डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अलाउ टू डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने आप में से किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होने देते हैं? डेवलप होने देते हैं। मैं आपको बता दूं कि डाइलेक्ट्रिक को वैसे आपकी बुक की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि प्योर इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि आप वहां पे अपनी बुक्स में जब आप डेफिनेशन देखोगे तो डाइलेक्ट्रिक्स आर insulating material which transmit electric effects without actually conducting electricity। ये बात लिखी होगी जिसको मैंने सिंपल भाषा में यहाँ पे लिख दिया कि do not allow current but allow to develop electric field। मेरे पास दो तरह के डाइलेक्ट्रिक हैं, एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा है नॉन पोलर। एक मेरे पास है जी पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर जिनमें पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, पोल्स इनमें एग्जिस्ट करते हैं, और एक है जी नॉन पोलर। नॉन पोलर, नॉन पोलर में पोल्स नहीं बनते। नॉन पोलर का मतलब है कि पोल्स यहाँ पे नहीं बनते, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर नॉन पोलर में कंसाइड करता है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग होगा और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग होगा। अब देखो अब हमने क्या बात करी। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आपको दो प्लेट्स दे रखी हैं, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से डिस्कस करता आया हूँ कैपेसिटर के बारे में। मैंने कहा जी कि मेरे पास दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है जिसका एरिया ए के इक्वल है, और ये दूसरी प्लेट है जिसका भी एरिया ए के बराबर है। इसको एक को देता हूँ मैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को मैं देता हूँ नेगेटिव चार्ज। मैंने यही बात बताई है कि एक को हमने दिया है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को हमने दिया है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं ऑफ कोर्स, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या है? पोटेंशियल उनका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए तो ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच फ्री स्पेस की बात करी, वैक्यूम की बात करी। हमने कहा जी ये इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है ना, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, दोनों प्लेट्स को। एक की चार्ज डेंसिटी थी जी प्लस सिग्मा और दूसरे की चार्ज डेंसिटी थी जी सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में था जिसकी वैल्यू थी जी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसमें सिग्मा जो है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होती है जी कितनी? चार्ज पर यूनिट एरिया के इक्वल, चार्ज पर यूनिट एरिया के इक्वल। और यहाँ हम कहते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या हो जाता है? इंड्यूस हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यानी कि सिग्मा की वैल्यू थी आपके पास चार्ज अपॉन एरिया A इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको Q से मल्टीप्लाई कर दो तो Q स्क्वायर बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों एक दूसरे को इस फोर्स से लगा रही हैं, यानी कि एक प्लेट कितनी फोर्स लगाएगी? एक प्लेट फोर्स लगाएगी 1/2 Q स्क्वायर बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस फोर्स से वो एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी, इस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो आज मुझे क्या करना है? एक डाइलेक्ट्रिक रखना है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा? चलो जी उस पर चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं कि क्या करने वाला है हमारा डाइलेक्ट्रिक। ये लीजिए जी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इन दोनों के बीच में रख दीजिए। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे रखी इन दोनों के बीच ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब,
ये रख दीजिए मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन दोनों के बीच में। अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक रखा, आपको पता है अगर हमारा नॉन पोलर है तो वो पोलर बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ इस कॉर्नर पे कौन आ जाएगा, इस कॉर्नर पे आ जाएगा पॉजिटिव के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कॉर्नर पे, ठीक है जी। इस कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज और उस कॉर्नर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा जी, ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब डाइलेक्ट्रिक को हमने क्या कहा कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी कि यहाँ पे जो आपका फील्ड लगा है, जैसा कि कंडक्टर के केस में क्या होता था कि जितना आप फील्ड अप्लाई करते थे ना उतने ही चार्जेस क्या हो जाते थे, इंड्यूस हो जाते थे। डाइलेक्ट्रिक में वैसा नहीं होगा, आपने जितना अप्लाई किया है उतना इंड्यूस नहीं होगा। तो फिर इंड्यूस कितना होगा, उससे कम होगा। दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिसको मैं बोल रहा हूँ ईपी। ईपी इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा किसके इक्वल है, ईपी है। यानी कि यहाँ पे जो पोलराइजेशन है, ये चार्जेस का इस तरह से मतलब अपनी डायपोल मोमेंट बना लेना, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन या चार्जेस का इंड्यूस होना, पोलराइजेशन। यानी कि यहाँ पे 100% पोलराइजेशन नहीं होता। तो अगर मैं अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं या रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास होती है कितनी, ई नोट माइनस ईपी, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। किससे, ई नोट माइनस ईपी इस फैक्टर से, ई नोट माइनस ईपी फैक्टर से। अब यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक आपने पुट किया है, ये आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है आपकी, ठीक है ना। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा, बिल्कुल होगा जी, जो किसके इक्वल होगा, K is equal to applied value of electric field divided by reduced value of electric field, reduced value of electric field, ठीक है ना। reduced, इन दोनों की रेशियो जो होगी वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होगी और इसकी वैल्यू हमेशा किससे बड़ी मिलेगी, आपको 1 से बड़ी मिलेगी, क्योंकि आपको दिख रहा है नीचे ई नोट माइनस ईपी, ये कुछ ना कुछ कम है, ये ज्यादा है, तो ग्रेटर देन क्या रहेगा आपका 1 रहने वाला है। यानी कि मेरे को एक बात पता चली कि मेरा जो डाइलेक्ट्रिक मैंने पुट किया उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई, रिड्यूस हुई। अब बहुत सारी जगह पे मेरे से पूछ लेते हैं कि इंड्यूस जो हुई है चार्ज डेंसिटी, ऑफ कोर्स ये आपकी अप्लाइड है, ये आपकी अप्लाइड है, और ये आपकी यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड है। तो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या बननी चाहिए यहाँ से, आप बताइए मेरे को। इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसके इक्वल है, ई नोट माइनस ईपी के इक्वल है, ई नोट माइनस ईपी के इक्वल है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, यही है ना, ठीक है ना। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक किसके बराबर है, ई नोट माइनस ईपी, और ई नोट माइनस ईपी की वैल्यू किसके बराबर है, ई नोट बाई के के बराबर है ना। तो इसको लिख दीजिए आप, ई नोट डिवाइड बाई के दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है वो, ई नोट माइनस ईपी, ई नोट माइनस ईपी, ई नोट माइनस ईपी। तो यहां से ई नोट की वैल्यू कितनी होती है, ये तो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसकी वैल्यू होती है भाई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट इनटू के, दैट इज इक्वल टू दिस ई नोट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, और ईपी इज इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, सिग्मा आई, आई फॉर इंड्यूस्ड, डिवाइड बाय क्या बेटा, एप्सिलॉन नोट, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट। तो यानी कि एप्सिलॉन नोट तो हर जगह कॉमन है, तो एप्सिलॉन नोट तो कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या बचा, सिग्मा आई इज इक्वल टू किसके इक्वल, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के इक्वल। यानी कि इंड्यूस्ड किसके इक्वल होगा, सिग्मा हमने कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 बाय के इक्वल होगा। ये क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी आपके पास किसके इक्वल आ गई, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाय के इक्वल आ गई, ठीक है ना, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाय के इक्वल आ गई। अब देखो भाई
हमने जो डाइलेक्ट्रिक लगाया है उसके कारण पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा उसका। आप देखिए पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए कि V नोट पोटेंशियल है विदाउट इलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक के बिना, उसकी वैल्यू रहनी चाहिए E नोट इंटू डी। दोनों के बीच जो प्लेट्स के बीच इनिशियल सेपरेशन है वो है आपका D के इक्वल। इनिशियल जो सेपरेशन है वो है D के इक्वल, ठीक है। अब आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो पोटेंशियल हो गया जी V के इक्वल, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जी E नोट अपॉन K के इक्वल, और डाइलेक्ट्रिक की लेंथ ले लो आप D के इक्वल, ठीक है। तो अब यहां से V अपॉन V नोट देख लो, या V नोट अपॉन V देख लो, तो V नोट अपॉन V को अगर मैं देखूं तो वो K के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यानी कि मेरा जो पोटेंशियल है वो V नोट बाई K के इक्वल आ रहा है, यानी कि पोटेंशियल भी मेरा कहीं ना कहीं क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, जब मैंने क्या अप्लाई किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी। लेकिन क्या कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं तो उसका कैपेसिटेंस मेरे पास क्या था। अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं तो उसका कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नोट A बाई D के इक्वल। आप सभी को याद होगा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट वाज एप्सिलॉन नोट A बाई D। अब एप्सिलॉन नोट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अब मैं डाइलेक्ट्रिक रख रहा हूं तो डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी तो अलग होगी, तो C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D। अब आपको पता है कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर होता है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू रख दो तो ये आ गया आपके पास K इंटू एप्सिलॉन नोट A बाई D, यानी कि कैपेसिटेंस C डैश K टाइम्स हो गया किसका, कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। यानी कि कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ। कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने का काम करेगा कौन, डाइलेक्ट्रिक। यानी कि डाइलेक्ट्रिक में एक तो ये दोनों प्लेट्स आपस में चिपक जाती क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते, तो इनको चिपकने नहीं दिया। दूसरा इसने क्या किया, इसने उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तीसरा स्टेबल तो बनाया खैर, ठीक है ना। तीसरा उसने स्टेबल बनाया, कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया, प्लेट्स आपस में चिपक नहीं पाएंगे इससे, ठीक है ना। तो ये काम किए हैं किसने, डाइलेक्ट्रिक ने। तो ये सारी की सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी बच्चा पार्टी, तब जाके ये आपको टिप्स पे याद रहेंगे, ठीक है। तो ये कितने बच्चों को ये बातें मेरी समझ में आई हैं। देखो आपको एक बार वीडियो दोबारा से सुननी पड़ेगी, ये वीडियो, तब जाके आपको एक्चुअल में हर बात क्लियर होगी, ठीक है। लेकिन अब इनिशियली जिन जिन बच्चों ने मेरे से मेरी बातें ध्यान से सुनी, किन किन को अच्छे से समझ में आया, प्लीज मैसेज करो मेरे को फटाफट से मैसेज कर दो बेटा, फटाफट से। हाँ जी, चलो 2-3 मैसेज आए हैं, 5 आ गए, 6, 7, 8, दैट्स वेरी गुड। चलो मैं देखता हूँ किस किस बच्चे को समझ में आया है। अंशु कह रहा है ऑलमोस्ट क्लियर। अमरवीर, बावजोत, प्रियंका, अंशु पठानिया, मनवीर, निशांत परमार, मनप्रीत कौर, महक, दविंदर, सुखलीन कौर, प्रिंस चौहान, हरसिमरन, अच्छा उसके बाद वंशिका, वंशिका की बात भी है क्या कोई, हाँ जी। भारती को भी समझ में आ गया, दैट्स वेरी गुड। सिमरनप्रीत कौर को भी समझ में आया है, हरकमलप्रीत सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि यहाँ पे बैठे लगभग बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो जी, फिर आगे हम एक नया आर्टिकल लेके आते हैं, और उस नए आर्टिकल में हम डाइलेक्ट्रिक की भी बात करेंगे और कंडक्टिंग स्लैब की भी बात करेंगे, ठीक है। कि कंडक्टिंग स्लैब अगर हम रखें तो क्या फर्क पड़ेगा, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हम रखें तो क्या फर्क पड़ेगा किस पे। अब हमारा चैप्टर ही कैपेसिटर का है, तो कैपेसिटेंस पे ही फर्क देखना है हम लोगों ने, ऑफ कोर्स कैपेसिटेंस पे ही काम करेंगे हम, ठीक है ना जी। तो मेरा आर्टिकल क्या बनने वाला, अब नया आर्टिकल मेरा बनने वाला है जी, कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
with a conducting slab. देखिए मेरा आर्टिकल है capacitance of a parallel plate capacitor. Capacitance of a parallel plate capacitor ठीक है with a conducting slab. with a conducting slab. यानी कि मेरा कॉन्सेप्ट है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब. देखिए बच्चा पार्टी, मेरे पास जब मैं कैपेसिटर बनाना होता है तो बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट्स मेरे को करने होते हैं कि दो पैरेलल प्लेट्स ले लेता हूं मैं इस तरह की. ठीक है ना जी, ये मेरी दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिसमें एक होती है जी पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी होती है जी नेगेटिवली चार्ज. मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है मेरी, ठीक है, और ये जो दूसरी है ये मेरी मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज प्लेट है. ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है जी. ठीक है, तो दो प्लेट्स हैं मेरे पास, एक है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और दूसरी है मेरे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट. ठीक है, तो दोनों प्लेट्स को एक बार तो मैंने रखा एयर में, जैसे कि स्टार्टिंग में ऊपर वाली जो दोनों प्लेट्स हैं वो एयर में रखी हैं. दोनों का एरिया सेम है, चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, तो इनको रखा है मैंने ऊपर वाले को एयर में. अब इन दोनों के बीच एक कंडक्टिंग स्लैब रखने वाला हूँ. ठीक है ना, एक कंडक्टिंग स्लैब रखने वाला हूँ मैं. कैसे रखने वाला हूँ चलो देखते जाइए आप लोग. ठीक है, देखिए जी ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी और ये आपकी नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी. अब इन दोनों के बीच मैं एक कंडक्टिंग स्लैब रखने वाला हूँ. ठीक है ना जी, ये इस तरह की एक कंडक्टिंग स्लैब रखने वाला हूँ, आपको दिख रही होगी. हाँ जी, इसकी थिकनेस मान लीजिए आप टी के इक्वल है. मान लीजिए कि इसकी जो थिकनेस है वो टी के इक्वल है बच्चा. इसकी जो थिकनेस है वो है टी के इक्वल. कंडक्टिंग स्लैब की जो थिकनेस है वो है टी के इक्वल. इन दोनों प्लेट्स के बीच इनिशियल जो सेपरेशन है वो है डी के इक्वल. इन दोनों के बीच जो इनिशियल सेपरेशन है वो है डी के इक्वल. यहाँ कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं सी नोट, जिसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नोट ए बाय डी के इक्वल. इनके बीच जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं वी नोट के इक्वल. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मान लेते हैं ई नोट के इक्वल, जिसकी वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट. अब जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंडक्टिंग स्लैब रखी, कैपेसिटेंस हो गया सी, पोटेंशियल हो गया वी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई. ठीक है ना बच्चा. अब देखो बेटा यहाँ आप काम कैसे करते हो. आपको मैंने कहा कि जी अब पोटेंशियल किसके बराबर है. देखो थोड़ी सी तो एयर बचती है ना इनके बीच में, कितनी थिकनेस के लिए, डी थिकनेस के लिए. तो डी थिकनेस के लिए एयर बचती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं एयर के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है पोटेंशियल ना. पोटेंशियल एयर में कितना है ई नोट. अब यहाँ देखिए ई नोट, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नोट ही है, और एयर की अब थिकनेस कितनी है जब कंडक्टिंग स्लैब टी थिकनेस की रखती तो डी माइनस टी. अब कंडक्टिंग स्लैब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई और उसकी थिकनेस कितनी है टी. बट मुझे पता है ना कि इनसाइड ए कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो. अगर ये जीरो हुआ तो V इज इक्वल टू ई नोट. ई नोट की वैल्यू क्या होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट इनटू डी माइनस टी के बराबर. सिग्मा क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया A इनटू एप्सिलॉन नोट इनटू डी माइनस टी. दिस इज V. अब कैपेसिटेंस निकालना है, वही रामबाण फॉर्मूला याद रखो जी. रामबाण फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू C इनटू V. तो C की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, C इज इक्वल टू Q बाय V. तो Q बाय V की वैल्यू है Q इंटू डी माइनस टी और ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नोट A. तो आपके पास कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाय डी माइनस टी. तो D यहाँ से कॉमन ले लो तो एप्सिलॉन नोट A, D यहाँ से कॉमन लिया तो 1 माइनस टी बाय डी. अब देखो बेटा एप्सिलॉन नोट A बाय डी किसके इक्वल है, C नोट के बराबर है. तो C इज इक्वल टू C नोट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी. यानी कि यहाँ से C नोट इज इक्वल टू C इंटू 1 माइनस टी बाई डी. अब देखो बेटा ये तो एक में से कम है,
फिर भी ये 1 के बराबर है तो बड़ा कौन हुआ? C इज ग्रेटर देन किससे? C नॉट। C क्या था? कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ क्या? इन प्रेजेंस ऑफ एयर, या फ्री स्पेस में जो कैपेसिटेंस होगा वो कम होगा किससे? इससे। ठीक है ना जी, इससे कम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ स्पेशल केस भी बोल सकते थे कि अगर थिकनेस T इज इक्वल टू 0 हो जाए तो C इज इक्वल टू C नोट हो जाएगा, है ना जी, C इज इक्वल टू C नोट हो जाएगा। अगर T इज इक्वल टू D हो जाए तो T इज इक्वल टू D हो जाए तो C इज इक्वल टू C नोट 1 माइनस 1 0, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा कैपेसिटेंस। ठीक है ना, ये कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चा? इंफिनिटी हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी बच्चा पार्टी। कल हम मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए आर्टिकल के साथ। तो आज की क्लास हमारी कैसी थी? जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया प्लीज वो मुझे मैसेज करके जरूर बताएं कि हमने इसलिए पेपर नहीं दिया था सर। जिसको डर लगा था पेपर का वो भी बात मेरे को बता दें, जिसकी तैयारी नहीं थी वो भी मेरे को बता दें, जो भी था, बट एक्चुअल बात आप मेरे को बताएंगे कि क्यों नहीं दिया आपने मेरे को टेस्ट, ताकि मैं आपके सारे फियर फैक्टर्स दूर कर सकूं। ठीक है, मेरे को क्लास के बारे में जरूर बताना कि आज की क्लास हमारी कैसी रही। कल जिनका जो टेस्ट दिया था उनके मैं रिजल्ट्स अनाउंस कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू।